हेलो गाइस। कंसिडर करो, एक सिचुएशन कंसिडर करके चलो कि सपोज एक आदमी है। ठीक है, एक आदमी है, उसके सामने एक मास पड़ा हुआ है। सपोज 20 kg का मास पड़ा हुआ है। वो उस मास को उठा लेता है। ठीक है ना, अपने सर पे उठा लेता है। तो ये अपने सर पे उठाने के लिए, ठीक है, उसको ये 20 kg का मास अपने सर पे उठाने के लिए उसको सपोज 5 सेकेंड्स लगे। ठीक है ना। एक दूसरा आदमी है, ठीक है ना, जिसकी हाइट एग्जैक्टली सेम है। ठीक है ना, उसकी हाइट एग्जैक्टली सेम है। ये आदमी नंबर 1 है, ये आदमी नंबर 2 है। तो दूसरा आदमी का भी हाइट एग्जैक्टली सेम है, आदमी नंबर 1 के एग्जैक्टली सेम है। सो ये जो 20 kg का मास है, ये 20 kg का मास इसको सर पे उठाने के लिए 1 सेकेंड लगा। ठीक है ना, 1 सेकेंड लगा। ये 20 kg का मास 1 सेकेंड। अब देखा जाए तो दोनों की हाइट सेम है। तो ये वाला जो आदमी है, इसको कितना वर्क डन करना पड़ा? mgh। इसको कितना वर्क डन करना पड़ा? mgh। ठीक है ना, क्योंकि मास तो उतना ही रहा और उतनी ही हाइट पे चला गया। इसका मतलब दोनों ने वर्क डन कितना किया? mgh। इसने कितना वर्क डन किया? mgh। तो दोनों ने वर्क डन सेम किया, दोनों ने एनर्जी सेम स्पेंड की। तो फर्क कहां पे आया? फर्क कहां पे आया? फर्क वहां पे आया जहां पे रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है ना, कहां पे फर्क आया? रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन में फर्क आया। यानी पहला आदमी जो है उसने mgh इतनी एनर्जी स्पेंड करने के लिए 5 सेकंड लगाया, लेकिन दूसरा जो आदमी है उसने उतनी ही एनर्जी स्पेंड करने के लिए 1 सेकंड लगाया। तो पहला वाला जो आदमी है उससे दूसरे वाले आदमी का रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है। ठीक है ना, पहले सॉरी कम है। दूसरा वाला जो आदमी है उसका रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है, इसका कम है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लगा रहा है, ये कम टाइम लगा रहा है। सो रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना रेट कम होगा। उतनी ही एनर्जी दोनों के लिए, उतनी ही एनर्जी है mgh। लेकिन एक जो है उसका रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन mgh है, दूसरे का रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन mgh/5 है। यानी ये जो है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है। यानी ये वाला जो है उसका रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इससे कम है। सो ये जो रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन है, दिस रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है? पावर। ठीक है ना। सो ये पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ये जो पावर होती है, ये पावर आपका रेट ऑफ कंज्यूमिंग द एनर्जी, रेट ऑफ स्पेंडिंग द एनर्जी, ये डिफाइन करता है। किस रेट से आप एनर्जी दे सकते हो या फिर किस रेट से एनर्जी ली जा सकती है, उसको कहा जाता है पावर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, रेट ऑफ एनर्जी। ये रेट क्यों, ठीक है ना, ये रेट जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो रेट होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सिंपल सी बात है कि सपोज कंसिडर करो कि आप दिन भर में, ठीक है ना, पानी कितना पीते हो? चलो, दिन भर में पानी कितना पीते हो? सर दिन भर में हम 3 लीटर पानी पीते हैं। ठीक है ना, 3 लीटर पानी पीते हैं। तो एक महीने में आप कितना पीते हो? अराउंड 90 लीटर पानी पी लेते हो आप। एक महीने में कितना पानी हो जाता है? 90 लीटर पानी हो जाता है। तो अगर ये 90 लीटर पानी जो है, ये 90 लीटर पानी आपको मैंने एक दिन में दे दिया, विल इट बी ओके विथ यू? नहीं, बिकॉज आपका उतना रेट ऑफ कंजम्पशन है ही नहीं। तो हर एक, ठीक है ना, हर एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, हर एक जो सिस्टम होती है, उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन और स्पेंडिंग एनर्जी जो होता है वो फिक्स होता है फिजिकली। इसलिए ये रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाट इज मीन बाय पावर? पावर मीन बाय रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन या रेट ऑफ डूइंग एनर्जी या फिर रेट ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी। सो पावर, ठीक है ना, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर उसको कहा जा सकता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो दो टाइप के पावर्स हम कंसिडर करते हैं। एक होता है एवरेज पावर। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। एंड इंस्टंटेनियस पावर, पी इंस्टंटेनियस। सो इंस्टंटेनियस पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू
रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dw डिवाइडेड बाय dt। अब मुझे w पता है, ठीक है ना, w क्या है, w इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, सो d फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम इंस्टेंटेनियस पावर कंसीडर कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर यानी बहुत छोटे इंस्टेंट पे, तो उस इंस्टेंट पे f इज गोना कांस्टेंट, f इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, सो इसको बाहर निकाल लिया, सो ds बाय dt। अब ds बाय dt मुझे पता है, व्हाट इज मीन बाय ds बाय dt, वेलोसिटी, सो f इनटू v। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला, ठीक है ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है, f इनटू v। f इनटू v इज इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद पावर का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ का एसआई यूनिट क्या है पावर का, एसआई यूनिट है पावर का वैट्स और जूल्स पर सेकंड, ये एसआई यूनिट है उसका। सीजीएस यूनिट क्या है उसका, सीजीएस यूनिट इज अर्ग, ठीक है ना, सीजीएस यूनिट कितना है उसका, ठीक है, सीजीएस यूनिट कितना है उसका, सॉरी अर्ग पर सेकंड, ये उसका सीजीएस यूनिट है। अब ये एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया। अब उसके बाद उसके अलग अलग यूनिट्स भी है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, ये तो एसआई और सीजीएस स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गए, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन उसके अलग अलग यूनिट है, यानी किलोवाट भी उसका यूनिट है, ठीक है ना, किलोवाट यूनिट है। किलोवाट यानी अगर वैट के फॉर्म में देखा जाए तो किलोवाट इज नथिंग बट 10⁻³ वैट्स, ठीक है। और एक उसका यूनिट है एचपी, हॉर्स पावर, 1 किलोवाट, 1 एचपी यानी हॉर्स पावर, सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट्स, ठीक है ना। उसके बाद और एक होता है, आपने सुना होगा इतने मेगावाट एनर्जी तैयार होती है किसी भी जनरेशन वाला जो प्लांट होता है, इलेक्ट्रिसिटी इतना मेगावाट वगैरह, सो 1 मेगावाट, सो 1 मेगावाट यानी 10⁻6 वैट्स, इतनी एनर्जी होती है। सो ये अलग अलग यूनिट्स हैं वैट्स के। अगेन एसआई और सीजीएस यूनिट में भी रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। सो 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग पर सेकंड, ठीक है ना। ये बेसिक्स हैं इसके, पावर के छोटे छोटे बेसिक्स हैं। अब आगे थोड़ा सा और जाते हैं पावर में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं पावर की, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पावर। अब अगर अगर अभी जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि दो बॉडीज या फिर दो सिस्टम्स जो हैं वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रही हैं, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टाइम, ठीक है ना। अगर दोनों वर्क डन सेम कर रहे हैं तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टाइम, यानी जितना ज्यादा टाइम होगा उतना कम पावर, जितना कम पावर होगा उतना ज्यादा टाइम। यानी आपने वेट लिफ्टिंग वाले अगर देखे होंगे, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग वाली अगर कंपटीशन देखी होगी तो वहां पे जाने के बाद वहां पे एक बंदे ने कितनी हाइट पे लिया गया, एक वेट इस पे डिपेंड नहीं होता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि कितना टाइम लगा उसको उस हाइट पे लेके जाने के लिए, इसलिए इसको पावर लिफ्टिंग कहा जाता है। रिमेंबर, पावर लिफ्टिंग उसको उसकी वजह से कहा जाता है। उसके बाद हमने एनर्जी में देखा हुआ है कि 1 यूनिट इज द एनर्जी का यूनिट होता है, दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, विच इज नथिंग बट 1 किलोवाट आवर होता है विच इज नथिंग बट 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो यहाँ पे मुझे किलोवाट लगता है बिकॉज कमर्शियल यूनिट होता है कि घर की अगर एनर्जी आपको मेजर करनी है तो जूल्स बहुत छोटा यूनिट पड़ जाता है। अगर हम कंसिडर करें उसका कंजम्पशन एंड उसका जनरेशन अगर कंसिडर करते हैं तो बहुत कम कंसिडर होता है, जूल्स बहुत छोटा बन जाता है। सो हम यूनिट यानी किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर kWh, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ये वाला यूनिट यूज करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है उसके बाद, फिफ्थ वाला पार्ट कंसिडर करो। 2 ग्राफ्स कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक ग्राफ आता है वर्क डन वर्सेस टाइम वाला ग्राफ, ठीक है ना, वर्क डन वर्सेस टाइम वाला ग्राफ। और दूसरा ग्राफ आता है पावर वर्सेस टाइम वाला ग्राफ, ठीक है ना। तो वर्क डन वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना, स्लोप गिव्स यू पावर, स्लोप गिव्स यू पावर, ठीक है ना। स्लोप इंस्टेंटेनियस पावर गिवन बाय स्लोप, स्लोप जहां पे भी आप स्लोप निकालते हो वो आपको इंस्टेंटेनियस पावर देता है,
ठीक है ना। यानी अगर सिंपल सी बात देखा जाए तो अगर मैं ये वाला ग्राफ अगर कंसिडर करूँ, यहाँ पे ये ऐसे कंसिडर करूँ, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेंजेंट निकाल लेता हूँ। तो ये थीटा जो होता है, सो tan थीटा गिव्स मी द पावर, tan थीटा गिव्स मी द पावर, tan थीटा मुझे क्या देता है, पावर, प्रोवाइडेड y एक्सिस पे वर्क डन है, x एक्सिस पे टाइम है, ठीक है ना। पावर वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है ना, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। सो एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है, वो एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देता है, एरिया अंडर द ग्राफ आपको देता है वर्क डन या फिर एनर्जी देता है, एनर्जी स्पेंड या फिर कंज्यूम्ड, ठीक है। ये कौन देता है आपको, एरिया अंडर द ग्राफ देता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो सिंपल सी बात कि अगर पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी है, ठीक है ना, देन वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी टी है, याद रखना, ठीक है ना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे सभी जगह पे हम इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज नहीं, एवरेज में वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ओके। अब ये वाला जो पावर का इक्वेशन है, इस पावर के इक्वेशन के साथ हम एक छोटा सा एप्लीकेशन देखेंगे जो आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी भी देगा और एक इंटरेस्टिंग सेट ऑफ फॉर्मूलाज भी तैयार करके देगा। दैट इज पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। कंसिडर करो एक ऑटोमोबाइल है जिसका मास m है, ठीक है ना, जो रेस्ट से शुरू हो रहा है, सो u इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, और उसका जो इंजन है वो इंजन पावर p देता है, ठीक है ना। तो हमें उसको पोजीशन एंड उसकी ये फाइंड आउट करनी है आफ्टर सम इंटरवल, ठीक है ना, उसकी पोजीशन एंड उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, पोजीशन एंड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वेलोसिटी ट्राई करते हैं। सो वेलोसिटी के लिए ट्राई करते हैं। अब मुझे पता है कि p इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ठीक है ना, p इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ओके। सो नाउ अगर p इज इक्वल टू एफ इंटू वी है तो मैं छोटा सा इसमें चेंज ये कर देता हूं कि P इज इक्वल टू एफ जो है, एफ को मैं लिखता हूं m इंटू ए इंटू वी लिखता हूं, विच कैन बी रिटन एज m इंटू डी वी बाय डी टी इंटू वी लिखता हूं। ये पावर का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं m जो है इधर ले लेता हूं, सो v इंटू डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय m। दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लिया। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये dt उधर चला गया, सो p बाय m इंटू डी टी, p बाय m इंटू डी टी। अब p बाय m इंटू डी टी आ गया। यहां पे अगर दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी टी क्या मिलता है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी टी। अब p तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो बाहर ले लिया, तो dt का यानी क्या मिला मुझे, p इंटू टी डिवाइडेड बाय m मिला। अब यहां पे और एक आता है c, ये जो c होता है इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन में हो जाएगा, मैं बस यहां पे बताता हूं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये हमने पहले तो नहीं लिया, अभी क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हो इट इज अ इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स। जब कभी भी हम आप इनडेफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है इसको, इनडेफिनिट इंटीग्रल जब लेते हो, विदाउट लिमिट वाला जो इंटीग्रेशन लेते हो, उस टाइम पे क्या होता है, जब कभी भी विदाउट लिमिट वाला इंटीग्रेशन आप लेते हो तो वहां पे आपको एक सी कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये सी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी नॉन वैल्यूज रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे v एंड t वेरिएबल्स है तो उनकी नॉन वैल्यूज रखनी पड़ती है। तो मुझे पता है कि एट t इज इक्वल टू 0, यानी एकदम इनिशियली t इज इक्वल टू 0, एकदम इनिशियली, तो हमने ऊपर ही लिखा है कि u इज इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी 0 है, यानी एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0 था। अगर वो वैल्यूज यहां पे रखता हूं, ठीक है ना, ऊपर वाली इक्वेशन में अगर वो वैल्यूज रखता हूं तो c की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे, 0। यानी इस इंटीग्रेशन के लिए c इज 0, यानी मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं कि यानी यहां पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं
कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2p/m इंटू टी, 2p/m इंटू टी, विच इज, तो v की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे? सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2pt/m। ये फॉर्मूला मिल जाता है मुझे वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला क्या मिलता है मुझे? वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है मुझे डायरेक्टली। ठीक है, अब पोजीशन का फॉर्मूला ट्राई करते हैं, ठीक है ना। सो पोजीशन के फॉर्मूला के लिए पोजीशन के फॉर्मूला के लिए हम ट्राई करते हैं। अब मुझे v मिल चुका है, v की वैल्यू है मेरे पास। सो v इज इक्वल टू 2pt/m रेज टू 1/2 है, स्क्वायर रूट है ना, सो 1/2। अगर मुझे पोजीशन चाहिए तो क्या लगेगा मुझे? दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लो, सो dv/dt इज इक्वल टू, ठीक है। सो dv/dt लेने के बाद क्या मिलेगा मुझे? सो dv/dt इज इक्वल टू, सॉरी dv नहीं, ds, ये ds चाहिए। सो ds/dt इज इक्वल टू 2pt/m रेज टू 1/2, यही है। अब ये t उधर चला गया एंड आई टुक द इंटीग्रेशन, ठीक है ना, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात है। सो ds इज इक्वल टू 2pt/m रेज टू 1/2 इंटू dt, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लिया। सो दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यहीं पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो ds का इंटीग्रेशन s इज इक्वल टू 2pt/m रेज टू 1/2, ये तो कांस्टेंट है। सो 2p/m रेज टू 1/2, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ मुझे क्या लेना है? सिर्फ t रेज टू 1/2 इंटू dt का इंटीग्रेशन लेना है। सो t रेज टू 1/2 इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे? ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 2p/m रेज टू 1/2 और t रेज टू 1/2 का इंटीग्रेशन t रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, सिंपल, ठीक है ना। एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा? c, बिकॉज अगेन इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो प्लस c आएगा। तो इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। सो इक्वल टू 2p/m रेज टू 1/2, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 2/3 इंटू t रेज टू 3/2 प्लस c, ये वाला मिला। अब इसके आगे c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियली s कितना था? t इज इक्वल टू 0 पे s कितना था? 0, s इज इक्वल टू 0, पोजीशन 0 थी, क्योंकि वहीं से तो हम तैयार कर रहे हैं, पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम। जहाँ पे इनिशियली था वहाँ की पोजीशन भी 0 पकड़ रहे हैं और ये भी 0 पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। सो t इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 0, ये मिल गया मुझे। अगर t इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, पोजीशन भी 0 थी, तो अगर दोनों साइड में मैं 0 0 रख देता हूं तो c की वैल्यू क्या मिल जाती है? सो c इज इक्वल टू 0 मिल जाता है। तो इसका मतलब अगेन s की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? s इज इक्वल टू 2p/m रेज टू 1/2 इंटू 2/3 इंटू t रेज टू 3/2 को मैं लिखूंगा t रेज टू 3 रेज टू 1/2, t रेज टू 3 रेज टू 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपरली उसको अरेंज कर सकता हूँ। s इज इक्वल टू 2pt³ डिवाइडेड बाय m रेज टू 1/2 और यहाँ पे 2/3 बाहर मिल जाता है। ये मुझे क्या मिल जाती है? दिस इज द पोजीशन, ठीक है ना, ये 3 है, दिस इज द पोजीशन। तो ये पोजीशन मुझे मिल जाती है। सो इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, बहुत इजी है। अगर आपको ये 2 भी अंदर चाहिए होगा तो यू कैन टेक इट इनसाइड, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, यू कैन पुट इट एज इट इज। यहाँ पे अगर ऐसे ही रखोगे तो बेटर रहेगा। सो दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बहुत इजी है। सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप समझ लो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पोजीशन, ठीक है ना। इस पे डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल्स आई एम सेंडिंग यू एज अ वर्कशीट, तो पुट डेटा गेट आंसर वाले मैक्सिमम एग्जांपल्स है, ट्राई करो। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू डिस्कस देम। थैंक यू।